हेलो व्यूवर्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल लेसन वर्थ शेयरिंग। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 8 साइंस का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड और फो, पढ़ाने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी टीचिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप अगर प्रीवियस चैप्टर की वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें चैप्टर की हेडिंग को समझना होगा कि ये चैप्टर किस बारे में है। तो हमारे चैप्टर की हेडिंग में सबसे पहला वर्ड है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो मैं आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताती हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर दो वर्ड छिपे हुए हैं, एक तो माइक्रो और एक ऑर्गेनिज्म, और इन दोनों को मिलाकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनता है। माइक्रो का मतलब है बहुत ज़्यादा छोटा। हम अक्सर छोटे वर्ड के लिए स्मॉल यूज़ करते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा छोटा हो तो टाइनी या टिनी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हद से ज़्यादा छोटा हो तो टू टाइनी यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा, जिसे हम आसानी से देख भी ना पाएँ, इतना छोटा। ठीक है, उसके बाद है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब है लिविंग बींग्स, लिविंग चीज़ें जिनमें मतलब लिविंग की क्वालिटीज़ हों। जैसे ह्यूमंस, हम जो मनुष्य हैं वो लिविंग बींग्स हैं, एनिमल्स वो भी लिविंग है, प्लांट्स भी लिविंग हैं। और इसी तरह इन दोनों वर्ड्स को मिलाकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि दोज लिविंग बींग्स विच कांट बी सीन ईजिली। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें, टू टाइनी और लिविंग बींग्स को, तो यही हो जाएगा ना, टू टाइनी लिविंग बींग्स, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटे लिविंग बींग्स, यानी कि लिविंग चीज़ें। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटे। तो अब मैं आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी बताती हूँ, उससे आपको और भी ज़्यादा अच्छे से इसके बारे में क्लियर हो जाएगा। तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की 4 कैटेगरीज हैं, इन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो बैक्टीरियाज। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। बैक्टीरिया आपको पता है ना कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा छोटे हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते, हम उन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं या टेक्नीशियन होते हैं वो बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम छोटी से छोटी चीज़ को भी आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल लेंसेज डली होती हैं। अब दूसरी कैटेगरी है हमारी फंगाई की। फंगाई भी हमारे जो ब्रेड होते हैं या रोटी होती है, अगर हम उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम के लिए खुले एटमॉस्फेयर में छोड़ दें तो उनके ऊपर ग्रीनिश, पर्पलिश, येलोइश, मतलब बहुत सारे कलर्स की फंगई अपने आप उग जाती है। ठीक है, और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। अगर हम उस खाने को खा लेंगे तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। उसके बाद है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बारे में हो सकता है आप लोगों ने ना सुना हो। जो हमारा मलेरिया डिजीज़ है वो हमारा प्रोटोजोआ के कारण ही होता है। जो मलेरिया जिस मच्छर की वजह से होता है वो मच्छर मलेरिया का प्रोटोजोआ कैरी करता है, और जब उस प्रोटोजोआ को हमारी बॉडी के ऊपर रख देता है, अंदर रख देता है, तो हमें मलेरिया हो जाता है। उसके बाद है लास्ट में अलगई। अलगई होती है काई। आपने देखा होगा पानी के ऊपर ग्रीन कलर की एक लेयर हो जाती है अपने आप ही। जब पानी बहुत दिनों तक हम उसे खुला छोड़ दें तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, उसी लेयर को अलगई बोलते हैं। या फिर कोई ऐसी सरफेस जहाँ पर लगातार पानी गिरता रहे, वहाँ पर भी अपने आप अलगई जमा हो जाती है। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, आपको इतना समझ में आने लगा होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हमें सिर्फ डिजीज़ होते हैं। आप बिल्कुल सही हैं, हमें इनकी वजह से बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, लगभग सारे इन्हीं की वजह से होते हैं, लेकिन इनके बेनिफिशियल अच्छे पॉइंट्स भी हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम वायरस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में कंसिडर क्यों नहीं करते। वायरस भी तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हम सोचते हैं कि वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो है नहीं। वायरस भी तो बहुत छोटी चीज़ है, बिल्कुल छोटी है, लेकिन वो लिविंग चीज़ नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आने के लिए हमें 2 कंडीशंस को फुलफ़िल करना होगा। एक तो पहली तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा छोटी होनी चाहिए, हम उसे नेक्ड आई से ना देख सकें, इतनी छोटी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि वो चीज़ लिविंग होनी चाहिए। वायरस छोटा तो होता है लेकिन लिविंग नहीं होता, ये एक डेड चीज़ है। जब तक इसे लिविंग बॉडी नहीं मिल जाती तब तक ये डेड ही रहता है। अगर हम गलती से इसके ऊपर पैर रख दें, ये ज़मीन पर पड़ा और पैर रख दे, तो ये हमारी बॉडी में घुस जाएगा। उसके बाद ये लिविंग बन जाएगा, ये मृत से ज़िंदा हो जाएगा और हमारे सेल्स को मारने लगेगा और मल्टीप्लाई होने लगेगा। तो ऐसे हमें डिजीज़ फैलाता है। बड़े से बड़ा डिजीज़ और छोटे से छोटा डिजीज़ वायरस की वजह से होता है। आप कोल्ड को ले लीजिए, जो नॉर्मल जुकाम होता है वो वायरस की वजह से होता है, और आप एड्स को ले लीजिए, वो HIV वायरस के कारण ही होता है। ठीक है, तो वायरस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वायरस से हमें इतने खतरनाक डिजीज़ होते हैं, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है क्योंकि ये लिविंग नहीं है।
तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को दो टर्म्स के बारे में बता देती हूँ। एक तो है हमारा यूनिसेल्युलर और एक है मल्टी सेल्युलर। आई होप आप में से कई लोगों को तो पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं उनको एक बार दोबारा बता देती हूँ। यूनिसेल्युलर का मतलब है, इसमें भी दो वर्ड छिपे हुए हैं एज आई सेड अर्लियर। यूनी एक वर्ड है और सेल्युलर एक वर्ड है। यूनी का मतलब होता है वन टाइप ऑफ, और यानी या फिर वन, ओनली वन। और उसके बाद सेल्युलर का मतलब है सेल्स, यानी कि बहुत सेल्स। आपको पता है हमारी बॉडी मिलियन बिलियन ट्रिलियन ऑफ सेल्स से बनी हुई है। तो यूनिसेल्युलर का मतलब है सिर्फ एक तरह के सेल। हमारी बॉडी में बहुत टाइप के सेल हैं, ठीक है, सिर्फ एक तरह के सेल नहीं है, बहुत टाइप के सेल हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ के सेल हैं, ठीक है। तो यूनिसेल्युलर का मतलब है सिर्फ एक टाइप के सेल, और मल्टी सेल्युलर का मतलब है बहुत सारे टाइप के सेल। तो जो हमारी बॉडी है वो मल्टी सेल्युलर बॉडी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे टाइप के सेल्स हैं। लेकिन जो बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं, बहुत सारी फंगाई ऐसी होती है, प्रोटोजोआ या फिर अलगई, वो सिर्फ यूनिसेल्युलर के होते हैं, यानी कि उनकी बॉडी सिर्फ एक ही तरह के सेल से बनी हुई होती है। आप सेल के बारे में और भी अच्छे से हमारे अगले चैप्टर्स में पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको इतना ही बता देती हूँ कि यूनिसेल्युलर का मतलब सिंगल सेल से बनी हुई बॉडी और मल्टी सेल्युलर का मतलब मैनी सेल से बनी हुई बॉडी। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं। वेयर डू दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव। हमने जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा वो कहाँ रहते हैं। जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस लैंड पर रहते हैं। लैंड पर हम हर तरह के क्लाइमेट में नहीं रह सकते ना, हम ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे में नहीं रह सकते, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म में नहीं रह सकते। हमारे लिए एक सूटेबल क्लाइमेट चुना गया है। यूं ही एनिमल्स हैं, एनिमल्स भी हर तरह के क्लाइमेट में नहीं रह सकते, प्लांट भी नहीं रह सकते, वो मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ ऐसे लिविंग बीइंग हैं जो हर तरह के एनवायरनमेंट में रह सकती हैं। उनके लिए कोई स्पेसिफिक एनवायरनमेंट नहीं चुना गया है, वो हर तरह के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, हर तरह के क्लाइमेट में रह सकते हैं। जैसे कि गर्म से गर्म, ठंडे से ठंडा, गीले से गीला और सूखा से सूखा। सूखा जैसे कि सहारा डेजर्ट से लेकर जो रेन फॉरेस्ट रीजन होते हैं ना, जिनमें लगातार बारिश होती है, वहाँ पर भी ये लोग रह सकते हैं। थ्रोनी से थ्रोनी बुशेस में भी रह सकते हैं। मतलब कि हर तरह के एनवायरनमेंट में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, ये कहीं भी पाए जा सकते हैं, इनके लिए कोई जगह भी वो नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताती हूँ, इनके बेनिफिशियल पॉइंट। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हमें बहुत सारे डिजीजेज होते हैं। जैसे बैक्टीरिया की वजह से हमें होता है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसे खांसी बोलते हैं। नॉर्मल खांसी नहीं होती, बहुत बड़ी बन के टीबी हो जाती है। उसके बाद प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। फंगई से ह्यूमन डिजीजेज इतने नहीं होते, सिर्फ प्लांट डिजीज होते हैं, जैसे कि रस्ट ऑफ व्हीट, जो गेहूं है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है अगर उसमें फंगई लग जाए तो। अलगई से भी इतने कुछ खास डिजीजेज नहीं होते। वायरस हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे डिजीजेज होते हैं, जैसे कोल्ड, कफ, पोलियो, एड्स, बहुत सारे डिजीज, बहुत खतरनाक डिजीजेज भी वायरस से होते हैं। अब हम इनके बेनिफिशियल पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे कि ये हमारे लिए किस वे में अच्छे हैं, ओके। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है मेकिंग ऑफ फूड आइटम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा खाना बनाने में भी बहुत बड़ी हेल्प करते हैं हमारी। सबसे पहले जो ब्रेड का प्रोडक्शन होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। जो सेटिंग ऑफ कर्ड है, यानी जो दही जमती है, वो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया की वजह से ही जमती है। अगर वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होगा तो हम कभी भी दही नहीं खा पाएंगे। उसके बाद पिकल्स, चीज़, ये सब बैक्टीरिया के कारण ही बनते हैं। और इसमें अगर आपको पता हो, मैं आपको एक एक्टिविटी बताना चाहती हूँ। एक डो, मतलब एक जो हमारी इडली है वो क्यों फूलती है, इसके लिए एक एक्टिविटी आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है। मैं आपको वो बहुत आसान वर्ड्स में समझाती हूँ। आप मैदा लीजिए, मैदे में आप यीस्ट पाउडर डाल दीजिए और उस मैदे का डो बना लीजिए, यानी कि बॉल बना लीजिए। जैसे हम रोटी की बनाते हैं ना, वो रोटी को प्लेन करने से पहले उसकी सर्कल में बॉल बनाते हैं, तो वैसे ही आप मैदे की भी बना लीजिए। उसमें यीस्ट पाउडर डालकर, यीस्ट एक पाउडर होता है, एक सब्सटेंस होता है, उसकी वजह से हमें यीस्ट मिलता है। मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगी। जो वो यीस्ट है वो भी एक ऑर्गेनिज्म ही है, लिविंग तो नहीं, लिविंग भी कह सकते हैं, नॉन लिविंग भी कह सकते हैं। वो उसने हमने ही बनाया हुआ होता है, ठीक है। जो हमारे जो गले सड़े बाजरा वगैरह होते हैं, क्रश्ड फ्रूट्स होते हैं, इनके ऊपर हम यीस्ट को पैदा करते हैं, ठीक है। और इस यीस्ट का जो पाउडर होता है वो फूड आइटम्स में डलता है। तो अगर हम उस डो में, मैदे में
अगर यीस्ट पाउडर को डालेंगे तो जब वो फूलेगा, इसीलिए आपको पता है ना डो फूल जाता है इडली वाला, वो क्यों फूलता है? वो इसीलिए फूलता है क्योंकि उसमें जो यीस्ट है उसकी कार्बन डाइऑक्साइड भर जाती है। जैसे जो लिविंग बींग्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, वो सांस लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, और जब छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो जब वो यीस्ट सांस लेता है तो वो ऑक्सीजन को यूज़ कर लेता है, और जब वो छोड़ता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भर जाती है, और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भर जाती है तो उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, जो वो डो है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाती है, इसीलिए वो फूल जाता है, सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इनका कमर्शियल यूज़ पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कमर्शियल यूज़ होता है, यानी कि बहुत बड़े लेवल पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कि क्या चीज़ बनाने में यूज़ होता है? अल्कोहल और विनेगर, यानी कि हमें बहुत सारे बैक्टीरियाज इसीलिए चाहिए होंगे क्योंकि हमें अल्कोहल और विनेगर बनाना है। अल्कोहल के बारे में आपको पता होगा, शराब, और विनेगर एक सब्सटेंस होता है कलरलेस जिसे हम फूड आइटम्स में डालते हैं उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए। चाउमीन पास्ता में भी डलता है, लेकिन आजकल इसका यूज़ थोड़ा कम कर दिया है क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। अब इसी में आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस भी है। फर्मेंटेशन प्रोसेस बहुत बड़े लेवल पर की जाती है। फर्मेंटेशन प्रोसेस यीस्ट करता है, जो मैंने आपको बताया वो जानवर यीस्ट करता है वो प्रोसेस को, और वो इसे कैसे करता है मैं आपको इस प्रोसेस के बारे में बताती हूँ। वो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, और इसी शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। शुगर जो हमारे होते हैं, ग्लूकोज, स्टार्च, इन सबको वो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, अपनी एनर्जी को वो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम मेडिसिनल यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेडिसिन बनाने में भी बहुत बड़ा हाथ है। ऐसी बात नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही सारी दवाइयाँ बनती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो बनती हैं, लेकिन हर दवाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से नहीं बनती। सबसे पहले तो एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? जब हमें कोई नॉर्मल सिम्टम हो, जैसे कि कोई बड़ा डिजीज़ हो, पर अगर नॉर्मल सिम्टम दिखे, जैसे कि नॉर्मल खांसी वगैरह, जुकाम वगैरह है, तो उनके लिए डॉक्टर्स हमें एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी कि एंटीबायोटिक्स लेने की सलाह देते हैं कि आप एंटीबायोटिक्स ले लीजिए। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? जो हम नॉर्मली अपने आप भी ले लेते हैं जब हमें कोई ऐसा चक्कर, खांसी या फिर नॉर्मली जुकाम हो जाता है, जैसे कि पैरासीटामोल, जब हमें फीवर चढ़ जाता है तो हम लेते हैं ना, टेट्रासिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सारी एंटीबायोटिक्स हैं। ये बॉडी में अंदर जाकर जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी पर डिजीज़ फैलाना चाहते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को बिल्कुल रोक देती हैं और या फिर उन्हें जड़ से ख़त्म कर देती हैं। एंटीबायोटिक्स का यही काम है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स बनाने में बहुत सारे बैक्टीरियाज और फंगई का यूज़ होता है। उसके बाद है वैक्सीन मेकिंग। वैक्सीन मेकिंग में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। वैक्सीन क्या होती है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ। हमें कोई भी, जैसे कोई डिजीज़ फैल रखी हो, जैसे अब कोरोना फैला हुआ है, तो कोरोना की वैक्सीन आ गई है ना। वैक्सीन क्या होती है? किसी आदमी को अगर कोरोना नहीं होगा ना, तो हम उसे वो वैक्सीन देंगे जिससे उसे आगे चलकर भी कभी कोरोना ना हो, ठीक है। हम उससे वैक्सीन तभी दे सकते हैं जब तक उसे कोरोना ना हो। अगर उसे हो गया तो वैक्सीन कोई काम नहीं करेगी उसकी बॉडी पर अगर उसके होने से पहले हम उसे देंगे तो वो उसके जो कोरोना के जो वो आएंगे वायरसेस, उनको वो ख़त्म करने में सक्षम रहेगी, ठीक है, उन्हें ख़त्म करने की उनमें पावर होगी। ओके, अब हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ भी प्रोड्यूस करती है। हमारी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। WBC सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में आपने सुना होगा। वो इनका यही काम है, जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई जर्म्स घुसते हैं तो वो उनको ख़त्म कर देते हैं। हमारी एंटीबॉडीज़, हमारी WBC एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है जो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ती है और उन्हें ख़त्म कर देती है, ठीक है। तो ये वैक्सीन के कारण ही एंटीबॉडीज़ पावर में आती हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट बेनिफिशियल पॉइंट है सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। वो कैसे बढ़ाते हैं मैं आपको बताती हूँ। अगर आप किसी फील्ड पर लगातार क्रॉप उगाते रहोगे तो उस फील्ड के, उस सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे। आपको पता है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था। तो जब उसके न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाएंगे तो वो अगली क्रॉप को न्यूट्रिएंट नहीं दे पाएगी, जिससे वो क्रॉप डैमेज हो जाएगी, मर जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक क्रॉप उगाने के बाद हमें लेग्यूमिनियस क्रॉप्स को उगाना चाहिए। वो बहुत कम टाइम में उग जाती हैं, ठीक है। लेग्यूमिनियस क्रॉप्स कौन सी होती हैं? पल्सेस होती हैं, दालें जो हमारी होती हैं वो लेग्यूमिनियस क्रॉप्स होती हैं। उनके नोड्यूल्स पर, सिर्फ लेग्यूमिनियस क्रॉप्स के नोड्यूल्स पर राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमारी सॉइल को उसके न्यूट्रिएंट्स वापस मिल जाते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस है, उसे नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो वही हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया का काम हो गया। तो ये सॉइल फर्टिलिटी में कितना बड़ा काम किया इसने, है ना, यूं ही। ओके, उसके बाद है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी उसका बहुत सारा काम होता है। एनवायरनमेंट को क्लीन करने में कैसे, जैसे कि जो डिकम्पोज करके एनिमल वेस्ट को, डेड डिकेइंग मैटर को, जब जो हमारा एनिमल वेस्ट होता है, ये कैटल डंग, काउ डंग, बफेलो डंग, ठीक है, इन सब से क्या होता है, गंदगी तो फैलती है, लेकिन जो हमारे बैक्टीरियाज है वो इन सब को मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। मैंने आपको मैन्योर बनाने की प्रोसेस भी बताई थी फर्स्ट चैप्टर में कि हम एक पिट को खोद देंगे, उसके अंदर ये सारा वेस्ट डाल देंगे और उसे बंद कर देंगे। उसके बाद बहुत सारे बैक्टीरिया उस पर एक्शन करेंगे और उसे मैन्योर में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे हमारी जो वो लैंड है वो भी साफ़ हो जाएगी और हमारी सॉइल को न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे, यानी कि दुगना फ़ायदा। ओके, आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये सारे बेनिफिशियल पॉइंट थे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।